को बन के दिखा दें, कौन है ऐसे लोग? कितने लोग ऐसे कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर, पता ही नहीं चला क्या सही है क्या गलत है। हाँ, इतिहास बोलिए ना, सच में तो मैं अभी बताऊंगा ना तो अंदर में जाएगा, वरना मैं पढ़ा दूंगा, आपका समय चला जाएगा, आप सीख नहीं पाइएगा, तो फिर बेकार हो जाएगा इतिहास। जब बोलिएगा कि नहीं इसकी भी समस्या है, और सच में मैं बताता हूं, सच में ये समस्या है, और ये जो समस्या है सिर्फ यहां पे रखा हुआ है। आपको ऑनेस्टी बात कर रहा हूं, पढ़ाऊंगा ही लेकिन सही बताता हूं, बस यहां रखा हुआ है, बाकी इतिहास में कोई समस्या नहीं है। अगर आपको 1 मिनट के लिए आयोग बना दिया जाए, तो आप जब इतिहास का क्वेश्चन सेट कीजिएगा तो हार्ड क्वेश्चन सेट कर पाइएगा आप में हिम्मत है? जरा बोलिए तो आप। अब सब शांत हो गए, कोई नहीं बोलता हाँ करेंगे। अगर आप हार्ड क्वेश्चन सेट कीजिएगा तो आर्ट्स वाले सिलेक्शन ले लेंगे, साइंस वाले और कॉमर्स वाले बाहर का रास्ता देख लेंगे। क्या आप ऐसा काम कीजिएगा? और अगर हार्ड क्वेश्चन ही कीजिएगा, बायोलॉजी में हार्ड क्वेश्चन डालिएगा, तो साइंस वाले बाहर निकल जाएंगे, कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले जो होंगे, सॉरी आर्ट्स साइंस वाले अंदर आ जाएंगे, कॉमर्स और आर्ट्स वाले बाहर निकल जाएंगे। क्या आप ऐसा काम कीजिएगा? कॉमर्स दोनों तरफ से पिट रहा है, कितना दर्द झेलता वही जानता है बेचारा। ये सच बात बताते हैं। यहां पे क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है जो आपको पता होता है, फिर भी आप गलत करके आते हैं, और बस आपको लगता है इतिहास में डर लगता है, इतिहास में जो पूछा जाता है याद नहीं रहता। कितना ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें डाटा से पूछता उठा के? 4 क्वेश्चन भी दिखाइएगा किसी साल, लाइए निकाल के नीचे मिलते हैं, जहां 4 क्वेश्चन जो डाटा से पूछा हुआ है। अगर 35 क्वेश्चन पूछता है तो क्या 30 तो सही होना चाहिए आपका, और अगर 30 सही हो जाएगा तो कंफर्म है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन तमाशा तो इतिहास ही बनाता है, चाहे कुछ भी कर लो, गेम तो इतिहास ही खेलेगा। बचपन में मैथ्स खेला था और इस टाइम में इतिहास गेम खेलता। पहला एग्जाम होते ही सबसे पहला एग्जाम मैथ्स, आधा लोग की धड़कन ऐसे ही रुक जाती थी। अगर मैथ्स गलती से गड़बड़ा गया तो बाकी पे इफेक्ट पड़ते पड़ते एवरेज मार्किंग होते होते 3rd डिवीजन से बच के 2nd डिवीजन में चले जाते थे। कब से बोलने की इज्जत बच जाती थी, क्या किया है बेटा, 2nd डिवीजन सर, एवरेज मार्किंग दिया, उसको नहीं चाहिए था 1st डिवीजन, हम तो पूरा लिख के आए थे। अब रियल में जब परसेंटेज निकालो तो बस 1% ऊपर उठा हुआ 3rd डिवीजन से। ऐसे लोग भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इतिहास के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये आप सोच लीजिएगा। जानते हुए भी अगर इस फील्ड में उतर गए हैं तो आपको इतिहास को अंदर डालना ही पड़ेगा, चाहे जैसे डालिए। रटना पड़े तो रट लीजिए, समझना पड़े तो समझ लीजिए, और सीखना पड़े तो सीख लीजिए, लेकिन इतिहास को अंदर डाल लीजिए, क्योंकि तीनों जगह खड़ा हुआ है, तीनों मोर्चा पे इतिहास खड़ा है। मेंस में भी 114 नंबर का गेम खेलेगा आपके साथ में, गजब का गेम खेलेगा। और जब मेंस पढ़ के आए, ऑप्शन नहीं रहने के बाद, और अगर मेंस से निकल के आए हुए हैं आगे इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में तो क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि वहां पे इतिहास है ही है। तो ऐसे कंडीशन में जितना बेहतर हो सके यहां से निकाल दिया जाए। और थोड़ा बहुत रटने का जो गेम है सिर्फ प्रीलिम्स तक है, उसके बाद कहीं भी इतिहास आपको रटने का मौका नहीं देगा, हर जगह समझने का मौका देगा और सीखने का मौका देगा, जहां आसानी से आप क्वालिफाई कर लीजिए। अभी तो सर आपको पूरा डाटा बताया, कहीं निकले होंगे कहां से इतिहास में, आधुनिक भारत में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक ऐसा टाइमिंग आया हुआ है कि आप किसी भी इतिहास में मत जाइए, ना प्राचीन में जाइए ना मध्यकालीन में जाइए। अभी पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जो है, ये 80 दिन बचा हुआ है, एकदम आधुनिक भारत में लगा दीजिए। ऐसा आधुनिक भारत में लगाइए कि यहां से क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, तब तो पढ़ा हुआ सार्थक है, वरना तीनों पढ़ने के चक्कर में आपका कोई भी सही नहीं हो पाएगा। इसलिए पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत में कंफर्म है कहां से क्वेश्चन पूछेगा, यहां बैठे बैठे बता देंगे आपको। कहां कितना घुमा लेगा क्वेश्चन को, कहां से घुमाएगा क्वेश्चन, क्या अलग क्वेश्चन बनाएगा। इतने सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, क्या एक्स्ट्रा करेगा, उसी में थोड़ा बहुत इधर उधर करेगा, उसका उठा के थोड़ा ये पार्ट कर देगा, उसका उठा के तीसरा एक क्वेश्चन बना के आपके सामने फेंक देगा, और एक्स्ट्रा थोड़ी कुछ कर पाएगा, कहां से करेगा। और बीपीएससी में गेम जो खेलेगा वो क्या खेलेगा, ऑप्शन, याद रखिएगा।
और हमेशा दिमाग में याद रखिएगा ऑप्शन। जिस बच्चे को यह पता होता कि ऑप्शन हमारी जिंदगी को बर्बाद करेगा, वो हमेशा निगाहें ऑप्शन पे रखता है। आपका आता हुआ क्वेश्चन सबका गलत होता होगा। यहां पे बहुत ऐसे स्टूडेंट बैठे होंगे जिनका कम से कम बता रहे 5 नंबर से छूटा हुआ है प्रीलिम्स। 5 नंबर से, 2-2 नंबर से तो ना जाने कितने का छूटा हुआ है। अब हाथ यहां पे रख के पूछिए कि कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो आता हुआ गलत करके आए हैं शकल दिखा के, और बाहर निकलते हैं तो बस पता है कैसा होता रिएक्शन, किस्मत ही खराब है। तुम्हारी किस्मत अच्छा कब था? और वो 2 घंटे का जो प्रेशर आपके ऊपर पड़ता है, सच बताते हैं हम भी उसी एग्जाम से गुजर के यहां पे पहुंचे हुए हैं। प्रेशर कुकर से भी ज्यादा प्रेशर वहां पे पड़ता है मेरा माइंड पे। बस गलता नहीं है, बाकी सब कुछ आपके अंदर होता है। बाथरूम लगता सो तो हम निकल के बाहर जाते नहीं। यहां देखो पढ़ाई होने दो ना, 10 बार जाएगा बाथरूम। कहां जा रहे हो? मम्मी का कॉल। किसका कॉल है मुझे थोड़ी डिस्प्ले पता चल रहा है। बाहर जाकर पकड़ कर थोड़ा देर के बाद सर पानी, वहां क्यों नहीं होती है? 2 घंटे में क्यों नहीं? और कहां रोक के रखते हो? कौन सा मशीन लगा हुआ है नेचुरल? क्योंकि वहां पे प्रेशर होता है ना। प्रेशर लगता है कि अगर कहीं भी उठ के जाएंगे तो 2 मिनट टाइम मेरा बर्बाद हो जाएगा। सरकारी स्कूल में पढ़ता है सेंटर, टॉयलेट ऐसा रहता है मत पूछो, और यहां ऐसा जगह रहता है जहां लिखा भी नहीं रहता टॉयलेट। ढूंढते रहो, दाहिना जाओगे बाहिना जाओगे, जो जिससे पूछोगे कहता मुझे भी नहीं पता टॉयलेट कहां, यहां से बहुत दूर में है। वहां पे आप रोक के पूरे 2 घंटे को इस तरीके से जीतो मानो कभी जिया ही नहीं हो। काश अगर ऐसे ही जिया जाए हर क्लास में, तो क्या सिलेक्शन नहीं हो सकता क्या? जरा सोचिएगा। आधुनिक भारत से जब क्लास स्टार्ट होगी तो सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अगर यहां से क्वेश्चन आयोग देने की कोशिश करे तो कहां कहां से उठा सकता क्वेश्चन? आप जरा बोलो। अगर यहां से क्वेश्चन और पूछेगा तो कहां कहां से पूछेगा? पढ़ना तो बहुत बड़ा दायरा है ना। यूरोपीय कंपनियों का आगमन का मतलब समझ में आ रहा है? यानी कि 1498 से लेके आप सीधे कहां तक जा सकते हैं? बक्सर के युद्ध तक। वहां तक का पूरा डाटा आपको क्या करना है? समेटना। अगर यहां से आयोग को क्वेश्चन देने का मन करेगा, जहां से बच्चे को बाहर निकालना, 6.5 लाख का भीड़ है, उठा के सबको बाहर कचरे में फेंकना। अगर यहां से क्वेश्चन वो पूछेगा तो कहां से पूछेगा जहां बच्चे फंसेंगे? 2-3 ऐसे पॉइंट हैं जहां से कंफर्म में क्वेश्चन फेंकेगा वो, और कंफर्म में क्वेश्चन आपको समझ में भी आएगा, इजी भी आएगा, लेकिन ऑप्शन लेके आपको बर्बाद करेगा। अगर यहीं बैठे बैठे मैं बताऊं तो कहां से पूछ सकता है? अगर सीधा पुर्तगाली में चलें तो वहां से क्वेश्चन कहीं नहीं बनता है, और अगर बनेगा भी तो आसानी से आप उसको क्लियर कर लीजिएगा। पता है वहां कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। क्वेश्चन बनेगा अंग्रेज में आके, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा फ्रांसीसी में, जब कर्नाटक का फर्स्ट वॉर होगा, सेकेंड वॉर होगा, थर्ड वॉर होगा, वहां से क्वेश्चन 100% बनेगा। और वहां क्वेश्चन देते ही आपको ऐसे घेरेगा आपको पता भी नहीं चलेगा कर्नाटक का सेकेंड वॉर कब हुआ था। छोड़ दीजिए ना, आपको लगा नहीं, यहां तो क्लियर हो गया ना। वहां ऐसा मामला करीब का दे देंगे कि आपको फंसा कर रख देंगे। वहां हर 40 सेकंड के बाद एक क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, निकलते चले जाना चाहिए। 120 मिनट का टाइम होता है, 150 क्वेश्चन होता है। जोड़ लीजिएगा कितना मिनट का टाइमिंग आपके पास में है या कितना सेकंड का है, आपको क्लियर हो जाएगा विजन। और 120 एनी हाउ पहुंचाना है, ये तो आप मानते हैं ना, सिंपल सा। इसी को टारगेट लेके आपको पढ़ना है, तभी पढ़ा हुआ सार्थक हो। ये सारी बातें आपके माइंड के अंदर एकदम हमेशा बनना चाहिए। यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। यहां पे सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। रिवीजन क्लास फिर से बोलते हैं, वैसे पिछले क्लास तो आपको बता ही दिए थे, लेकिन फिर से सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाली के बाद डच आते हैं, और डच के बाद अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी आते हैं, और फिर डेनिश आते हैं। हमें जो सबसे ज्यादा फोकस रखना है वो अंग्रेज पे रखना है, और दूसरा जो है फ्रांसीसी पे रखना है। इससे ज्यादा नहीं हो, और इसमें ज्यादा समय भी नहीं देना। मुश्किल से एक क्वेश्चन आता है, और बड़ी रेयर केस में यहां से आता है क्वेश्चन। यहां से जल्दी क्वेश्चन उठाता भी नहीं है। बहुत अगर आया तो बस यूरोपीय कंपनियां
जब वहां से चली थी तो यहां राजा कौन थे, मुगल बादशाह कौन थे, इस टाइप से क्वेश्चन। या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन। आप जानते हैं कि सती प्रथा का समापन जो हुआ है राजा राम मोहन राय के पास हुआ है, लेकिन इससे पहले पुर्तगाली कौन गवर्नर था जिसने बैन किया था इसको, पता है तुमने? अकबर। हाँ, अलबुकर ने किया था। एक तो ये बात को रखना है। दूसरा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी। जैसी ब्लू वाटर पॉलिसी आता है आपके दिमाग में आता है अलबुकर। अगर क्लियर है, अल्मेडा। अगर इन सब चीजों को क्यों क्यों में चलते चले जाएं तो क्या समझ में आपको नहीं आएगा? रटते तो तब हैं जब कहां और कैसे, क्यों का पता ही नहीं होता आपको। अगर क्यों का पता हो जाए तो रटना बंद हो जाएगा आपका। बस क्यों पे ही फोकस रखिए। जो भी चीज पढ़ते हैं क्यों, लेकिन जो बुक आप पढ़ते हैं उसमें क्यों है ही नहीं है, क्योंकि हम तो लुसेंट पढ़ते हैं, लाल पीला कलम से कलर कर देते हैं, वहां क्यों का कोई जवाब नहीं है और उतना टाइम भी नहीं है आपके पास में कि आप क्यों करें। जैसे पुर्तगाली का आगमन होता है 1498 में, कभी आपने सोचा क्यों? 1498 दिमाग में आया और तुरंत दूसरा आंसर जो आता है वास्को डी गामा आता है। वास्को डी गामा ने आया और सीधे आसान स्ट्रिप, केप ऑफ गुड होप्स जो कि अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु, वहां से होते हुए वहीं पे अब्दुल मजीद मिले थे और उन्होंने क्या किया, ले जाके जेमोरिन से मुलाकात करवा दिया कालीकट के बंदरगाह पे। ये चीज तो हर कोई जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो कोई इशू नहीं है, बस समझते जाइएगा और सुनते जाइएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहीं पे अगर पूछ दूं, आप लोग नहीं बताइए तो अभी मैं दृश्य दिखा दूं आपको कि जब वास्को डी गामा यहां पे आया था तो आपको भी पता है 60 गुना फायदा हुआ था, ठीक है ना। बस मुझे आप बताइएगा, कोई मत बताइएगा, हाँ ये, हाँ आप बताइएगा किस चीज का व्यापार किया था। बैठिए, बैठ के बोलिए, कोई सुनिए, खड़ा नहीं होना। राजा जी आप बताइए। नेक्स्ट, मुंह में बंधे हुए जो है, हाँ मसाला, मसाला में पूछे कौन सा मसाला, फिर थोड़ा सा तो दम रखिए, देख लेने तो दीजिए स्थिति को। काली मिर्च की किया था सबसे ज्यादा व्यापार। अगर मैं यहीं पे पूछ दूं क्यों, आज फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर पूछो क्यों काली मिर्च का अगर किया व्यापार तो क्यों किया, अगर ये चीज कोई बताने वाला हो जाए या आपका दिमाग खुद ये जवाब दे दे तो क्या रटने की जरूरत पड़ेगी क्या? क्यों किया, अगर मैं पूछूं क्यों, कोई है जो बता पाएंगे? रुक जाइए एक मिनट, बोलिए नहीं, क्यों का है बता सकते हैं, बस इतना ही मैं पूछा हूं, आगे क्वेश्चन में कोई नहीं मार्क किया हूं। मुश्किल से पूरे क्लास में 10 लड़का भी जो बता दें, और स्ट्रेंथ आपको पता आगे से पीछे तक कितना है, बाकी क्यों नहीं बताते हैं, क्यों नहीं बता पाते हैं? क्योंकि कभी क्वेश्चन हम खुद ही अपने आप से नहीं पूछे, कोई तो रीजन हुआ होगा ना, रहा होगा ना। बस ये पहली क्लास है इसलिए थोड़ा सा डीपली आपको समझा देते हैं, उसके बाद फिर ये तेजी से भागेगी क्लास, रिवीजन कोर्स है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि कभी ये मत सोच लीजिएगा कि ऐसे ही सारा क्लास चलेगा, नहीं, बस आपके दिमाग में डाल देता हूं ताकि आपके दिमाग में रहे, एक बार फील हो जाए कि इतिहास सच में आसान है और मजेदार है। सबसे बड़ी बात तो ये है, कोई अपडेट है ही नहीं है, जैसा डाटा है वैसे एज इट इज अपने माइंड में रख लो। वो हमेशा 10 साल के बाद तुम भी जब पढ़ाओगे तब भी यही, तुम बताओगे तब भी यही रहेगा, डाटा बदलने वाला नहीं है। अगर मसाले का व्यापार किया जा रहा है तो सीधा सा मतलब वहां ठंडे प्रदेश है, ठीक है। और ठंडे प्रदेश में अक्सर कहा जाता है मसाला कम दिया करो, ठंडे में नहीं, हम लोग के समय में, कि मसाला कम दिया करो, क्योंकि वो क्या करता है, पेट की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, बहुत गर्म होता है। और साथ साथ में उसके साथ यूज जो किया जाता है वाइन। कभी किसी पार्टी को देखो, आप लोग तो देखे होंगे, लड़के लड़कियां सब पार्टी में, वहां पार्टी जब होता है, कोई फंक्शन दिया जाता है तो उसमें वाइन रहता है, तो अलग बात है, सुशासन बाबू हटवा दिए हैं, बस एक बार शुरू तो करवा दें, हर टेबल पे रहेगा, हर घर में रहेगा वाइन, अच्छा लगता है। दूध का बोतल उतना डिजाइनदार नहीं रहता जितना वाइन का रहता है, बड़ा अच्छा लगता है देखने में, लगता शौक से भी रख ले, जो नहीं पीता वो भी रखता। वाइन के साथ में वो यूज किया जाता, क्यों? क्योंकि वाइन भी गर्म होता है और मसाले भी गर्म होते हैं। अभी ठंडा है ना, अभी कहीं पार्टी दे दिया जाए तो धंस के खा सकते हैं आप, जितना हो सके उसको वसूल लीजिए, 500 रुपए का गिफ्ट दिया, 800 रुपए का खा के निकल जाइए वहां से।
और सुबह में भी उठिएगा तो पेट सही सलामत रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से फ्रेश हो लीजिए और फिर से अगले वाटी का वेट कीजिए। लेकिन चिलचिलाती मई वाली गर्मी हो, जरा धंस के खा खाइए तो रात में तो कहेगा मुझे जल्दी निकालो, आवाज करेगा, उसको आप जो भी कहिए, हर बड़ जो भी कहिए, लेकिन वो बोलेगा कि मैं बहुत अंदर से बेबस हूं, जल्दी मुझे निकाल दो वरना मैं सुबह में ऐसे निकलूंगा कि हालत खराब कर दूंगा तुम्हारी। उसके बाद मजाक की नहीं समझने वाली बात है। और फिर सुबह में क्या होता है, एक बार में तो फ्रेश होते ही नहीं है, कम से कम जब तक 3 बार नहीं जाते हैं तब तक फ्रेश होने का उम्मीद ही कम है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गर्मी है, गर्मी में ऊपर से मसाले का यूज किए हैं, तेल का यूज किए हैं, और साथ साथ में क्या है, स्थिति आपका जो है स्टोमक ऑब्जर्व नहीं कर रहा। वही चीज वहां पे था, लोग सालों भर ठंड रहता है यूरोप में, लोग यहां पे मसाले जितना ज्यादा उपयोग करेंगे उतना ज्यादा अपने आप को कंट्रोल करके रखेंगे, इसीलिए मसाले का व्यापार हुआ। फिर धीरे 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 व्यापार तो बढ़ते चला गया और एक ऐसा कंडीशन आ गया कि व्यापार के साथ साथ में यहां पे राजनीति होना शुरू हो गया। यहीं के बाद शुरुआत हो जाती है। जैसे पुर्तगाली की बात आती है, इसमें 3 गवर्नर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब पुर्तगाली आए यहां पे तो धीरे धीरे व्यापार वाणिज्य होते जा रहा था, जैसे काम चल रहा था। लोगों को लगा कि जब हम आ रहे हैं, सम्राट जी थोड़ा देखिए ना, नहा के आए हैं एकदम। जब धीरे धीरे व्यापार वाणिज्य होना शुरू हुआ, उसके बाद लोगों को एक चीज समझ में आ गया कि जो बार बार हम आ रहे हैं जा रहे हैं, हमारा समय बर्बाद हो रहा है, हमें कहीं से सजेशन लेना पड़ रहा है राजा से, तो बेहतर यह ना हो कि हम सब में एक को लीडर बना दिया जाए, इतने में इनको लीडर बना दिया जाए जो इन सबको क्या करें, संभाल सके। आप लोग तैयार हैं? सब लोगों का एकदम सबसे बेस्ट है, फीमेल रहेगी तो रिलैक्स रहेंगे, कुछ भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मेल को तो गलती से ना बनाइए, ऐसा ही होगा। इनको हमने राजा बना दिया और ये हो गए अल्मेडा। जैसे ही अल्मेडा को यहां पे बनाया गया राजा, अब क्या हुआ कि अल्मेडा के नेतृत्व में ही सारे लोग काम कीजिएगा और ये जो कहेंगे वही मानना होगा। अब वहां से काम खत्म हुआ और जितना ज्यादा से ज्यादा यहां नेचुरल संसाधन जो है, प्रकृति संसाधन जो है, उसका दोहन करके पुर्तगाल पहुंचाया जा सके। ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा। करना शुरू कर दिए। अब जो पड़ोसी में बैठा हुआ डच है, यूरोप के ही है, पड़ोसी में बैठा हुआ फ्रांस है, पड़ोसी में बैठा हुआ ब्रिटेन है, उन सबको लग रहा है कि अभी तो छप्पड़ ही था, फूस का घर इसके पास में था, स्पेन के पास, और देखते देखते कौन सा इसको बिजनेस हाथ लग गया जो 10 फ्लोर बना के रख दिया। आपके घर में अगर आप ज्यादा डेवलप कर जाइए, 2 साल में ही आपके पास में मर्सिडीज गाड़ी घर पे उतर जाए, साइकिल भी औकात नहीं आपकी है, डायरेक्ट मर्सिडीज चमचमाती हुई अगर उतर जाए, तो पड़ोसी का क्या है, हार्ट अटैक होने से बस बच जाता, बाकी उसका सारा चीज हो जाता। उसके बाद उसको कोई मतलब नहीं है कि आपके पास में मर्सिडीज आया, उसको टेंशन इस बात का है कि पता करो कौन से रास्ते से आया। और फिर खुफिया विभाग लगना शुरू हो जाता है कि कहां कहां से ये कुकर्म करके लाया है। होता है ना ऐसा, अभी भी होता है, 21वीं सदी में होता। उसके बाद वो पता करना शुरू करता है, अच्छा सिंह जी का बेटा कहां रहता, सुजीत पता करो तो पटना में पढ़ा रहा, और कोई पढ़ाने में इतना पैसा कहां होता, अच्छा किताब छाप रहा है, ओ अच्छा बॉलीवुड से भी कनेक्शन है, ओ अच्छा वहां पे गलत काम कर रहा है, अच्छा अब क्या करेगा, चलो इसको भी जाओ जाओ सब बॉलीवुड में। बात समझ में आ रही है ना? जब इन्होंने लगा कि ये लोग व्यापार कर रहे हैं, और व्यापार कहां से हो रहा है, एशिया से हो रहा है, और एशिया में इंडिया से हो रहा है, अब धीरे धीरे क्या किए, जब वो नाव लेके चला तो उसके पीछे पीछे चल दिया। जब वो यहां पे आए तो पता चला, यहां के लोग को समझिएगा बात, यहां जो राजा बना हुआ उसको तो फायदा है ना कि जितना ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कंपनियां हैं, उससे क्या होगा, हमारी जो वस्तु है उसका कीमत क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक लोग आएंगे, बेचना जरूरी है, तो जो कहेगा उसी हिसाब से दे देंगे। 10 लोग आएंगे तो क्या होगा, कीमत हमारी बढ़ जाएगी, तो बेहतर है आओ। अब देखते देखते सारी कंपनियां वहां पे आना शुरू हो गई। अल्मेडा आया। जब अल्मेडा आया उस समय मध्यकालीन भारत चल रहा था। ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली कंपनियां जब आई थी तो मध्यकालीन भारत चल रहा था, और मध्यकालीन में भी दिल्ली सल्तनत अपने पतन की ओर चल दिया था। उस समय किसी की इतनी पावर नहीं थी कि कोई भी विदेशी कंपनियां जो है वो जमीन पे आके कारखाने खोल सके। कारखाना इधर से समझ में आता ना,
चारों तरफ से घेर दिया जाता था, ऊपर में एस्बेस्टस लगा दिया था और कच्चे माल को एक जगह कलेक्ट करके रखा जाता था और उसको अपने देश में भेजा जाता था। उसी को कारखाना भी कर सकते हैं, कंपनी भी कर सकते हैं और कोठी भी कर सकते हैं। तीनों एक ही चीज है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। ऐसे इंटरव्यू ले रहे थे पिछले साल 65वीं में, एक स्टूडेंट से पूछ दिए, अच्छा एक बात बताओ, कंपनी का नाम सुने होंगे? हाँ सर। कोठी का? हाँ सर। और कारखाने का? हाँ सर। तीनों में अंतर? ऐसा डिफिनेशन दिया कि हमें ही समझ में नहीं आया, तीनों का अलग अलग डिफिनेशन दे दिया, जबकि तीनों क्या था? एक ही था, अलग अलग नाम था। वैसे ही जैसे या तो हम कहते हैं चाणक्य, या तो कौटिल्य, या विष्णुगुप्त, तीनों इक्वल ही नाम है, बस अलग अलग तरीके से बस उसका सिर्फ नाम है। आदमी, इंसान एक ही है। आया यहां पे तो इसको लगा कि भाई कहां कंपनी खोला जाए, कहां पे राज किया जाए। तो इसने समझ लिया कि एक ही जगह मेरे पास बचा हुआ है, और वो बचा हुआ है क्या? पानी, यानी कि जल। जल पे राज किया जा सके। अगर जल पे राज करें तो शायद स्थल से भी ज्यादा कमाया जा सकता है। और इन्होंने जो कब्जा किया, ऐसे ब्लू वाटर पॉलिसी पर थे, अगर इस तरीके से पढ़ा जाए तो आसानी से समझ में आ जाएगा, कभी रटना ही नहीं पड़ेगा आपको। इन्होंने क्या किया? आते ही सबसे पहले क्या किया? जल पे कब्जा किया। और इंडिया जो है कहां से घिरा हुआ है? हिंद महासागर से घिरा हुआ। वहां पे जाके कब्जा कर लिया, और कब्जा कर लिया कि यहां से जितने भी, एक सेकेंड, यहां से, चाहे यहां से अमेरिका आए, या फिर यूरोप जाए, या फिर अफ्रीका जाए, या फिर यहां से चाइना जाए, या जापान जाए, या इंडिया आए, इसके लिए सबसे पहले परमिशन कहां से लेना होगा? पुर्तगालियों से। और पुर्तगालियों में किससे? अल्मेडा से। जब तक अल्मेडा से आप परमिशन नहीं लीजिएगा, तब तक किसी का भी नाव, किसी का भी जहाज जो है आगे नहीं निकलेगा। और परमिशन लेने का सीधा सा मतलब आप समझ में आ गया होगा कि परमिशन लेना इन द सेंस टैक्स देना, बस यही था। और उसमें भी एक रीजन था, स्टार मार्क लगा हुआ था, कि मसाले का और कारतूस का आप व्यापार नहीं कर सकते। उस पर अधिकार किसका रहेगा? पुर्तगालियों का रहेगा। वो दोनों का आप कभी नहीं कर सकते हैं। चेक करेगा, और चेक करने के बाद ही आगे चलेगा। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया, इसके सिवा इनके बारे में कुछ भी नहीं जानना है। बस इतना करते करते इनका टाइमिंग खत्म हो गया। उसके बाद दूसरे गवर्नर आए। दूसरे गवर्नर जो बने वो अल्बुकर बने। अल्बुकर आए तो इन्हें कहा गया इतिहास में वास्तविक संस्थापक। जब भी वास्तविक संस्थापक पढ़ता आप पढ़ लेते हैं, दिमाग में रख लेते हैं, छोड़ देते हैं। वास्तविक संस्थापक का भी मतलब कुछ टर्म है जिसको आप समझिए। जब हम गुप्त वंश आपको पढ़ा रहे थे तो आपको हम बताए थे कि गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त ने। उसके बाद घटोत्कच उसका बेटा, और उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त जो होगा मौर्य काल में चला जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम। और जैसे प्रथम की बात किए वहीं पे जाते ही हम क्या कर देते हैं? पहले महाराजा की उपाधि और अब जो है महाराजा धीराज की उपाधि। देखिए कहां से कहां टर्म जुड़ता है। और इनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये वास्तविक संस्थापक थे। वास्तविक संस्थापक का मतलब होता है कि अपने साम्राज्य को क्या करो? फैला दो। रियल लाइफ के एग्जांपल में चलते हैं आपके। सबसे लास्ट में जो बैठे हुए हैं, हमको नहीं देखिएगा क्या? थोड़ा सा देखिए ना, नहीं समझ पाइएगा नहीं तो। अगर रियल लाइफ के टाइम की अगर एग्जांपल में देखें, आपसे ज्यादा आपके पापा का नाम है, आपकी पहचान आपके फादर से है। इसीलिए है क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपने साम्राज्य को बढ़ाया है, अपने नाम को बढ़ाया, उस तरीके से आपका नाम नहीं बढ़ा। इसीलिए कहा जाता है अच्छा यादव जी की बेटी है, यही बोलते हैं ना, या फिर सिंह जी का बेटा है, यही बोलते हैं ना। लेकिन अगर आप अपने पापा के साम्राज्य से बड़ा साम्राज्य कर दीजिए तो फिर क्या कहेगा? अरे इनके फादर वो हैं। उसके बाद आपके फादर से आपकी पहचान नहीं होगी, बल्कि आपसे आपके फादर की पहचान होगी। और उसी के लिए आज यहां बैठे हुए हैं। खाली एक बार एसडीएम बन जाइए, उसके बाद अरे ये आपके फादर को देख के कहेगा अच्छा उस एसडीएम का पिताजी हैं, तो इनका सम्मान कर दो, आइए चाय वाय पानी पीजिए। समझ में आया वास्तविक संस्थापक का मतलब? यानी अपने साम्राज्य को जो है एक क्या करो? विस्तृत रूप दे दो। इसका मतलब हुआ वास्तविक संस्थापक। आखिर अल्बुकर ने कौन सा विस्तृत रूप दे दिया? अल्बुकर ने सबसे जो बड़ा विस्तृत रूप दिया कि अब तक जो है पुर्तगाली पानी पे हैं, ध्यान रखिएगा, और धीरे धीरे पानी से सीधे स्थल पे आ गए। खेल थोड़ी है। आदिल शाह से गोवा को ही उठाकर ले भागे, और उस टाइम में छीनना खेल बात नहीं है।
थोड़ा सा उस टाइम में जाके समझिए। आगे चलने के बाद दमन द्वीप पे भी कब्जा कर लेता है, दमन पे भी और द्वीप पे भी, दोनों जगह कब्जा हो जाता है। मतलब एक तरीके से क्षेत्र का पूरी तरीके से विस्तार करता। अभी वहीं तक नहीं अटकता है। जब क्षेत्र का विस्तार हुआ तो इकोनॉमिकल विस्तार तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब समाज में विस्तार करता है, और समाज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी टाइम में क्या करता है कि सती प्रथा जो चलते आ रही है हिंदुस्तान में, उसको बंद करवाता। समाप्त नहीं, बंद करवाना। बंद करवाना और समाप्त करवाना में अंतर होता है। समाप्त करवाने का मतलब है कि कभी फिर दोबारा सती प्रथा नहीं आई। एक ऐसी प्रथा जो समाप्त हो गई, बल्कि समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि उस कुछ क्षेत्र जो थे वहां पे बंद करवा दिया गया था। अब जैसी सती प्रथा बंद करवा दिया गया था, लोगों ने सोचा कि देखो ये लोग भारतीयों के लिए कितना मदद करते हैं। ये लोग सोचते हैं कि ये गलत चीज है, सब लोग थोड़ा सा इमोशनल तो हो ही जाते हैं, लेकिन उसका क्या व्यू है वो तो पहले समझ लीजिए। वो तो शब्दों से इमोशनल आपको किया है ना, लेकिन उसके पीछे का क्या मनसा है? उसका पीछे का सीधा सा यही मनसा है, यही शादी किया जाए, यही घर बसाया जाए, और धीरे धीरे यहां की नागरिकता लेके यहीं पे इंडिया में राज किया जाए। ये चीज तो उसने कभी बोला ही नहीं। उसने तो सीधे बोला सती प्रथा बंद कर दो। सती प्रथा बंद करने के भी थोड़ा सा बैक फ्लश देना होगा, तब आपके दिमाग में जाएगा। उस समय शादी 8 साल में होती थी, 7 साल में होती थी, बचपन में हो जाती थी। अभी ना 45 साल में शादी करते हैं, और फिर 60 साल में बच्चा मेरा आता है। उस समय क्या होता था, 10 साल होते होते तो 10 बच्चे आ जाते थे। दादाजी का 1 डिजिट में तो होता ही नहीं था, कम से कम 2 डिजिट तो पहुंच ही जाता था। जाके देखिए दादाजी को, 10-12 तो ऐसी आम है। हंसिए नहीं, समझ लीजिए एक बार। हम सबके दादाजी का वही हालत है। बाबूजी के आते आते हम तो हमारे 4 में पहुंचे, हमारी स्थिति में आते आते हम तो हमारे 2 में, और आपकी स्थिति आते आते जो होगा, हम शादी करेंगे 15 साल के बाद एक लाएंगे भी नहीं भी लाएंगे, वो हमारी इच्छा के ऊपर है। कितने लोग तो सीरियस हो गए होंगे कि सच बात ये है, आएगा ही नहीं बच्चा। पॉपुलेशन को कम करना, जितना टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा। खैर, जनसंख्या बढ़ रही थी, धीरे धीरे बचपन में ही शादी हो जाती थी। शादी जब होती थी, अगर पति मर गया, सती प्रथा का मतलब ये पति मर गया तो उठा के जला दो दोनों को। नीचे लाश रखी हुई है, ऊपर जिंदा लाश रखी हुई है। जिंदा लाश मतलब समझे, पति मरा तो उसकी पत्नी को भी बांध दो और बांध के जला दो। अगर जलता हुआ व्यक्ति अगर आप देख लीजिए तो कोई ऐसा यहां पे बैठा हुआ है जो कहे कि नहीं जलना चाहिए, रोको। वहां पे उसका बाप भी बैठा हुआ, उसका भाई भी बैठा हुआ है, उसके पूरे खानदान बैठे हुए हैं। लड़की जिंदा जल रही है, लोग मौज ले रहे हैं। इसी चीज को अलबुकर ने क्या किया, समाप्त कर दिया। लड़की के पिता सोचा कि अच्छी बात है, कम से कम लड़की तो मेरी जिंदा रह जाए, लेकिन उसको यह पता नहीं था सिर्फ आप उपभोग की वस्तु रह गई। आज भी बोला जाता है लड़कियां सिर्फ उपभोग की वस्तु हैं, बस जितना उपभोग कर लो काम खत्म करो। वहां भी यही कमोबेश स्थिति बनी हुई थी, बस उपभोग करो, शादी कर लो। उस समय में क्या होता था, 1954 तक चले जाइए, 54 तक है, जितना दिल कर उतना शादी कर लो। हम लोग 54 के बाद पैदा हो गए, हाँ वही 55 के आसपास। अब यहां पे क्या था, एक शादी बाद दोबारा अगर कीजिएगा तो जेल की हवा खाइएगा, सोच समझ के कीजिएगा। खेल बात नहीं है, एक तो संभलता नहीं है, दूसरे के लिए लाइन लगे हुए हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उस समय क्या होता था, यहां भी शादी कर ली, और अगर आपसे हम शादी कर लिए, हम हैं कहां के, पुर्तगाल के हैं। हम शादी कर लिए, बच्चा उच्चा पैदा हो गया, धन दौलत हो गया, बच्चा परिवार सबको छोड़कर निकल गया, क्योंकि पहले तो ऑलरेडी शादी किए हुए। वहां पे जो पहला प्यार होता है हमेशा समझ ही रहे होंगे, अपना प्यार होता है, बाकी सब टाइम पास होता है। आप वहां मत जाइएगा, ध्यान रखिएगा। टावर आपका वहां लेके चला गया होगा आपको, लेकिन रहिएगा यहीं पे। स्थितियां बदलना शुरू हो गई धीरे धीरे, कमोबेश इसी टाइम में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। इसके टाइम में तो जब भी आपको धर्म सुधार आंदोलन पढ़ाते हैं, तब आपको यहां भी ले जाकर जोड़ते हैं कि एक टाइम यहां भी था जो सती प्रथा के लिए आवाज उठी थी। और सबसे बड़ी बात है कि जब पुर्तगालियों का समापन हुआ, साम्राज्य धीरे धीरे समाप्त हो गया, उसके एक कारण में यह भी एक कारण था। क्योंकि अगर आप किसी भी धर्म को आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितने धर्म के लोग हैं वो सबके सब क्या होगा, आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। हो सकता है जिस समय पावर हो उस समय रुक गए, उसके बाद क्या करेंगे। जितने भी पंडित हैं, पुरोहित हैं, वो सबको तो बुरा लगेगा ही ना कि भाई अब घर में जो है अपनी विधवा बेटी को रखो, बहन को रखो, थोड़ा सा तो सुनना तो पड़ेगा ना समाज से, उनको तो अच्छा लगेगा नहीं। और जब बर्बाद होगा, जब समापन होगा, जब अंत होगा, तो यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल के सामने आएगा। दूसरा सबसे बड़ी बात,
भारतीयों को पुर्तगाली सेना में अगर किसी ने बहाली किया तो अल्बुकर नहीं किया। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे अल्बुकर का टाइम समाप्त हुआ। अल्बुकर के टाइम समाप्त होने के बाद नीनो डी कुन्हा का टाइम आ गया। नीनो डी कुन्हा कुछ खास काम नहीं किया, बस कोचीन में जो मुख्यालय था, देखिए कहां टाइम है, कीजिए उसको हवाई जहाज में, और किन्हीं का अगर हो तो उसको हवाई जहाज में कर लीजिए। नीनो डी कुन्हा के टाइम में आया। इसके सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया, मुख्यालय को उठाया और गोवा में शिफ्ट कर दिया, काम खत्म। इसके सिवा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है इसमें। एक चीज, गोवा में जैसे ही ये लोग आए, आज भी अगर गोवा कभी जाने का मौका मिलेगा तो जाइएगा, तो सारा घर जो है पुर्तगाली स्ट्रक्चर की तरफ से, आपको लगेगा नहीं कि गोवा इंडिया का पार्ट है। डिसिप्लिन से लेके एवरीथिंग, ऑनेस्टी, आपको गोवा ज्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा इंडिया में। साउथ का ऐसे हर स्टेट जो है बड़ा अच्छा है, लेकिन उसमें गोवा जो है सबसे बेहतरीन है। बीच की बात मत कीजिएगा, दिमाग में ख्याल तो आ ही रहा होगा, और सुजीत सर कहीं बीच उच की बात तो नहीं करें, वहां पे सारे लोग आए होंगे, नहीं अजीब। लेकिन वाकई में अगर देखना है तो वहां का कल्चर, गोवा में कोई इसलिए नहीं जाता है क्योंकि मौज लेने के लिए, गोवा सिर्फ इसलिए जाता है स्ट्रेस को फ्री करने के लिए। वहां टेंशन होता ही नहीं है, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ बिंदास तरीके से जीता है। आप कभी चल जाइएगा तो आपको हर बार लगेगा कि एक बार फिर से गोवा आ जाए, बस स्ट्रेस फ्री करने के लिए। वहां टेंशन होता ही नहीं है, एक ऐसा जगह। खैर, इनकी जाने के बाद थोड़ा देर के लिए एक कंपनी आती है, डच में भी कोई खास नहीं है, बस सिंपल 2-3 चीज है, खत्म। उसके बाद जो कंपनियां आती है वो अंग्रेज आती है, जिनका सबसे ज्यादा यहां पे अधिकार किया जाएगा। अंग्रेज जैसे ही आते हैं, सबसे पहले वहां से महारानी एलिजाबेथ से ऑर्डर लिया जाता है कि आप मुझे 15 साल के लिए, ध्यान से समझिएगा, 15 साल के लिए भारत में व्यापार वाणिज्य करने के लिए अधिकार पत्र दे दीजिए। जब महारानी अधिकार पत्र देती है, उसी समय बोल देती है, अधिकार तो मैं दे रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना हमारी इकोनॉमी कमजोर ना हो जाए। मतलब समझ में आया? नहीं, कहते हैं कि ठीक है ये काम तो दे रहे हैं, लेकिन प्रसाद के रूप में जब आप लोग अधिकारी बनिएगा तो हमें उम्मीद है कि आप नहीं कीजिएगा ऐसा काम, लेकिन अक्सर तो लोग करते ही ना। ध्यान रखिएगा, साइन तो कर रहा हूं, लेकिन जो पेटी उटी है, बक्सा है, प्रसाद है, समय पे पहुंचा दीजिएगा। समझ में आ गया ना? इसका मतलब क्या हो, इंडिकेट समझ में आया? महारानी भी यही बात देके वहां से कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी। एक चीज आपको समझ में नहीं आता होगा कि आखिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या। कई बार कंफ्यूजन बच्चों को होता है, ये कौन है, कौन इसको हैंडल कर रहा है, कैसे ये इंडिया में आ रही है, और इंडिया में आने के बाद इतने दिनों तक राज कैसे कर पाई। ये सारी चीजों का अगर जवाब मिल जाए तो रटने का कोई चीज ही नहीं है यहां पे। मैं इस देश का राजा हूं, इस देश का पीएम मैं हूं। 1 मिनट के लिए फील कर लीजिए। टाटा कंपनी मेरे पास आई और बोली, सुजीत सर मैं चाह रहा हूं कि पाकिस्तान में कंपनी खोलूं। मैं बोला ठीक है जाओ। पाकिस्तान में जाके कंपनी खोला, व्यापार वाणिज्य करना शुरू किया, और देखते देखते वहां की कमियों को समझ लिया और कमियों पे वार करके धीरे धीरे वहां अधिकार करना शुरू कर दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी अंडर किसके है? मेरे अंडर है। कंपनियां हैं, कंपनी कहां की है? इंडिया की है, और अंडर किसके है? मेरे अंडर में है। जैसे मैं कहूंगा वैसे ही वो करेगा, बस मुखड़ा वो रहेगा सामने कि भाई मैं हूं कंपनी, लेकिन चल किसके थ्रू रहा है? ब्रिटिशियर्स के थ्रू। लेकिन इसलिए राजा नहीं बोल रहा है क्योंकि इस समय पे इनको जो चाहिए सब कुछ मिल रहा है, इसलिए बोल लेना जैसे करना है आप करते रहो। वही कहानी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे आती है, व्यापार वाणिज्य करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे व्यापार वाणिज्य करते 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 करते, लेकिन कुछ समस्या आती, इतनी आसानी से नहीं आती है। 1600 ईस्वी में तो आ जाती है, लेकिन 1600 ईस्वी के बाद यहां से एक क्वेश्चन निकलता है जहां से आपको आराम से फंसा देगा, सारे बच्चे को क्लीन बोल्ड कर देगा। पहली अस्थायी कंपनी कहां खुली? अभी तक तो पूछा नहीं है, शायद एक बार पूछा, एक बार मैं देखा हूं कहीं पे, एक बार बीपीएससी में ही पूछा या यूपीपीसीएस में पूछा, कहीं एक बार पूछा। पहली अस्थायी कंपनी, पहली कंपनी कहां खोला, कोठी कहां खोला, कारखाना खोला, तो आसानी से आपके दिमाग में इमेज बनता है और सूरत क्लिक कर लेते हो। और मैं पहला ऑप्शन ही सूरत रखूंगा और आपको आसानी से फंसा कर रख दूंगा। अस्थायी, अस्थायी
क्लियर? जैसे आप लोग जान रहे हैं तब ना, आपको कितना लगता है कितने लोग जानते होंगे? आसानी से नहीं जानते हैं सब, अभी भी कंफ्यूजन है। जैसे ये दोनों ऑप्शन देंगे ना, तो दोनों में जाति बच्चा वहां बोल रहे हैं प्रेशर कुकर है, हुआ उससे भी ज्यादा प्रेशर है। अभी लगता है ना आसान, अगर आसान लगता तो 2 नंबर 3 नंबर से कैसे रुक रहा रिजल्ट? कौन क्वेश्चन है जो गलत करता आपका? आप खुद ही ने ऐसी क्वेश्चन को तो गलत करके आते हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, ऐसे करके खड़ा हुआ था बच्चा मेरे पास में, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन कर देता। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री पूछा, बोलिए क्वेश्चन है सुजीत सर, तो हम ये नहीं बोले कि इसको रोक के रखो, वो ऐसे से करके हमसे पूछ रहा था, रियल बता रहे हैं, तो हम बोले क्या मारे हो आंसर? ऑफ कोर्स नीतीश सर, सही बता रहा हूं। मैं जब क्वेश्चन लिया, जब क्वेश्चन देखा कि बिहार के प्रथम, पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या है, तो पहला ही ऑप्शन नीतीश कुमार दिया हुआ है, सच बात है, लेकिन सही आंसर सी नंबर ऑप्शन जो है उसमें दिया हुआ है श्रीकृष्ण सिंह। उसके बाद जब देखे ना, तब अंदर से क्या करें, क्रोध तो आया, लेकिन आप लोग बच्चे तो हैं नहीं जिसको एक खींच कर लगा दूं, सब बड़े बड़े हैं। तो हम बोले कि पहले इसको हिलाना बंद करो, इसको रोको। जब ये रोका, बोले फिर से पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ा, ये गलतियां का क्या है कोई दुनिया में दवा? मजाक इस क्वेश्चन पे हर बार हर सेशन में होता है, लेकिन क्या इस मजाक में आगे आने वाला ऐसा क्वेश्चन तो जरूर रहेगा, 4-5 क्वेश्चन रहेगा, देख लीजिएगा। जो लेगा एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है सुजीत सर, लेकिन आपको तो बेवकूफ बना के चला गया, और आप बेवकूफ बन के गए, गलत तो हो ही गया आपका। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिए। अस्थाई का जैसी बात करेगा, वहां पे क्या रहेगा, मछलीपट्टनम, ध्यान रखिएगा। और वही मछलीपट्टनम जो है आगे चल के नाम क्या पड़ता है, मुसोलिनीपट्टनम। मुसोलिनीपट्टनम कहां है? 1 मिनट शांत रहिएगा, हालांकि बोल आप बोलिए रेड जो पढ़े सबसे लास्ट में। हाँ, विशाखापट्टनम कहां? बैठ के बोलिए ना आराम से। तो मछलीपट्टनम कहां या मुसोलिनीपट्टनम कहां? कि तीनों सेम है? और विशाखापट्टनम तीनों सेम है? अच्छा, आप बताइए के पहने हुए कॉर्नर में। हाँ, पहले ही बता तो पीछे बोल। हाँ, ये जो है जिसे पत्तनम से ही समझ में आ रहा है, विशाखापट्टनम तो सब कोई जानते हैं और एक पॉपुलर है जगह है, तो आसानी से जानते हैं कि ये जो है आंध्रा में है, ये भी कहां है, आंध्र प्रदेश में है। लेकिन अब आते हैं अपने पढ़ाई पे। यहां पे अंग्रेज का फिक्स था, मुझे किसी भी हालत में खोलना कंपनी कहां है, सूरत में। अगर गलत हो जाए तो थोड़ा दिमाग लगा लीजिए, अंग्रेज कैसे होते हैं, गोरे गोरे सुंदर सुंदर होते हैं। कोई भी अंग्रेज काला नहीं दिखेगा आपको, अगर काला दिखा तो अलग प्रजाति का है वो, सब सुंदर सुंदर होगा। और सुंदर लोग कहां पे जाएंगे, सूरत में जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है। तो पहली कंपनी जो अस्थायी रूप से खोली गई वो कहां पे खोली गई, सूरत में खोली गई। लेकिन अभी इतनी आसान रास्ता नहीं था, इसी के बीच में धीरे धीरे व्यापार वाणिज्य में इतनी समस्या थी। पहले व्यापार तो सही हो जाए, उसके बाद तो यहां पर राजनीति किया जाए। धीरे धीरे व्यापार वाणिज्य आगे बढ़ते जा रहा था। इसी के बीच में एक कैरेक्टर आता जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और वो होता हॉकिंस। हॉकिंस कुकर, बार बार प्रेशर कुकर की बात करें, हॉकिंस। हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि मिली थी। आप जानते होंगे इंग्लिश खां की उपाधि के पहले अगर जान जाइए राज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुर्की भाषा का ज्ञाता था या फिर फारसी भाषा का। कई बार कई बुक में अलग अलग बातें हैं, कई बुक कहता तुर्की, कई बुक कहता फारसी, कई बुक कहता दोनों, लेकिन रियलिटी था ये दोनों भाषा का ज्ञाता था। ये आपको बहुत कम बुक में मिलेगा। ये था क्या, राजदूत था। अगर बाई चांस आपको कहें आप कौन सी भाषा जानते हैं, हिंदी जानते हैं, उठा के आपको कहां पे, मान लीजिए कि आईएएस हैं, आपकी पोस्टिंग उठा के तमिलनाडु में कर दें, अब आप कौन सी भाषा सीखिएगा, तमिल। मजबूरी है, एन सोले पहल रहे तरीमा। पहली बात में जब गए थे साउथ में, बस पहला ही टीचर बोला तरीमा, हम बोले अरे देखो तो तरीमा बोला है मेरे को, हिंदी जो जो जान रहा था। बोला सुजीत तुम्हारा शकल देख के बोला है, और कुछ करना होगा, अगर नहीं इसे करोगे तो टीचर हर बार तुमको तरीमा बोलेगा। अब जान ही रहे हैं। तो जो साउथ वाला था तो बोले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तरीमा, इसका मतलब होता है अच्छे से पढ़ो, समझो, देखो। इन सब में तरीमा लगाता था। बस फिर समझ गए तो लगा कि टीचर जो है
हमारी भलाई की बात कर रहा। तो थोड़ा सा तमिल, अन्ना, अक्का, अन्ना, बस यही सब दो तीन चीज था जो हम सीखे थे। अन्ना मतलब हुआ भाई, और भाई सब भाई, बड़ा छोटा सब इक्वल उसमें घुस जाता था। और अक्का मतलब होता था बहन। समझे? जरूरत ही नहीं अक्का ही बोलने में फायदा था, क्योंकि सबके सब क्या थे, ब्लैक एंड व्हाइट थे। कोई वहां तो समझ ही रहे हैं स्थिति, सबको अक्का ही बोलते थे, जो भी मिल गया हाय अक्का, बस काम करो। अन्ना, अन्ना बेकार है, रहने दो, शकल लगे जैसे राक्षस की तरह। खैर, लेकिन है इंसान बड़े अच्छे थे। धीरे धीरे आगे स्थिति बढ़ना शुरू हुई। उसके बाद यहां इनको भी इसीलिए हॉकिंस को भेजा गया था, किसके दरबार में। यहां एक क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला, किसके दरबार में ये आए थे हॉकिंस? अच्छे से आप लोग जहांगीर के दरबार में। और भेजने का सीधा सा पर्पस क्या था? व्यापार वाणिज्य, ताकि ज्यादा से ज्यादा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि आप तुरंत क्वेश्चन पूछो, हर चीज में पूछो ना क्वेश्चन, अभी बहुत समय बचा हुआ, आप पूछ सकते हो कुछ, आखिर क्यों। अब हर चीज में क्वेश्चन मत मुझसे पूछना, कुछ अपने भी कर लेना, क्योंकि पूछते रह जाओ तो फिर बता नहीं क्यों आखिर आया था दरबार में। एग्जैक्ट, हर के पीछे रीजन है, क्योंकि तुर्की और फारसी दोनों, मान लीजिए हम राजा यहां के, सपोज कीजिए, और हम जानते हैं भोजपुरी, और का हलवा हो। अब कोई हमारे पास में अफ्रीकन आए, पति पत्नी दोनों, काले कलूठे मोटे लंबे तोगड़े, आके बोले ऑल हेलो तुदित, का हलवा, का करता नहीं हो। अब हमारे दिल में क्या होगा? हंसी आएगा। हमको अभी कैसे सीख लिया भोजपुरी, इसका मतलब है कि हमारे साथ में क्या है, कोलैबोरेशन जम सकता। देखो तुम दिल की बात किया, आइए आइए बैठा, अब बैठा, तू भी बैठा, और सोचा नहीं कि व्यापार वाणिज्य करो, तो हर विचार बतावा। उसके बाद समझो कि पूरा दिल हमारा निकलेगा और उसके दिल में जाके घुस जाएगा। होता है या नहीं होता? जो अपने से आप ही जब विदेश चल जाओगे, अगर कोई इंडियन मिल जाएगा, भले ही वो दुश्मन रहे, लेकिन वहां जब मिलेगा तो बड़ा अच्छा सा फील होगा। और इंडिया से आए हैं, माँ पापा बढ़िया हैं, कभी मिलने आइए, घर पे आइए। यहां जो मिल जाए तो गलती से ना मिलिए, गलती से ना मिलिए। दर्शन हो जाए तो बायां मुंह घुरा लेते हैं, अरे यार मिलेगा, मिलेगा तो फिर कहेंगे कि चलो चाय तो पी के ही आएगा, तो बेहतर है कि ना मिला। यही होता है ना। अब यहां पे आया, इसी भाषा का व्यापार वाणिज्य बढ़ना शुरू हुआ। अब धीरे धीरे इनका व्यापार जो है फिर से ग्राफ ऊपर उठना शुरू हो गया। धीरे धीरे हर क्षेत्र में इनका क्या हुआ, व्यापार वाणिज्य बढ़ते गया। लेकिन इनका टारगेट था कि किसी भी हालत में हमें सूरत मिलना चाहिए। इसी बीच एक युद्ध होता है, स्वाली का युद्ध। क्लियर है? यह युद्ध हमेशा ध्यान रखिएगा, यह स्वाली का युद्ध जो है पूरी पृष्ठभूमि को बदल के रख देगा। अब तक राजा कौन बना हुआ है? मुगल बादशाह जहांगीर। और जहांगीर की नजर में, ध्यान से सुन लीजिएगा, जहांगीर के नजर में राजा कौन है? पावरफुल कौन है? और काम किसके साथ करना चाहता है? पुर्तगाली, बाकी किसी के साथ करना नहीं चाहता है। एक बात और आपको बता दूं कि अकबर का भी अगर जहाज निकलता था ना, टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन परमिशन लेना पड़ता था अल्मेडा से। सोच लीजिए कितनी पावर थी पुर्तगाली में। अकबर द ग्रेट जानते हैं ना आप लोग, अगर वो भी परमिशन ले रहा तो ये बड़ी बहुत बड़ी बात है, यानी कि पावर इसके हाथ में था। और जैसे ही 1608 में सूरत में कंपनी को क्या कर दिया गया, खोल दिया गया। अभी कंपनी खोला नहीं गया, बल्कि पहुंच गया था कि भाई यहां पे कंपनी खोलना है। हाँ, प्रयास किया था, स्टार्टिंग अभी किया ही था, लेकिन इतनी देर में पता चल गया किसको, पुर्तगालियों को, कि यहां पे राजा जो है सूरत में कंपनी खोलने के, उसे आग बबूला होते हुए आया और राजा पे भड़कना शुरू करता है। आपने ऐसे कैसे कर दिया, नियम का उल्लंघन कैसे आप कर दिए, आपको समझ में नहीं आता है। उसके बाद रद्द हो गया। अंग्रेज को पता चला क्या बात था, क्यों रद्द हुआ, तो पता चला इसके पीछे जो कहानी थी पुर्तगालियों की थी। बोला कोई बात नहीं है। अब उनके मन में यह चीज बना हुआ था कि वक्त आने दो, बता देंगे। फिर से वहां से लौट के वही मुसोली पट्टनम, जो मछलीपट्टनम है, वहीं चले जाते हैं। ध्यान से समझिएगा। इसी बीच स्वाली का युद्ध होता है। मुझे प्रवीण जी बता देंगे, बहुत देर से प्रवीण जी से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, इनको भी दुख लगता होगा, मेरा नाम सुजीत सर नहीं ले रहे हैं। प्रवीण जी, स्वाली का युद्ध कहां हुआ था? कोई मत बोलिएगा।
इशू नहीं है। पृथ्वीराज जी, दूसरा कोई नहीं बोलिएगा, मुंह को थोड़ा देर बंद रखें, थोड़ा देर हम भी तो राहत लेने, चिल्ला ही रहे हैं इसी बहाने पूछने मंग। पृथ्वीराज जी, ऑप्शन दे, ये तो ऐसे ही बता दीजिएगा, इसमें ऑप्शन की क्या जरूरत है? ऑप्शन भी देंगे तो फंस जाइएगा, दे दे ऑप्शन। दीपांशु जी, दीपांकर जी, बैठ के बोलिए। कहां है स्वाली? स्वाली का हम पूछ रहे हैं, स्वाली हमको बता भी रहे हैं। देखो तो अनमोल रत्न सब हमारे पास पहुंचे हुए हैं। हाँ, कुछ भी नहीं पता है, कुछ बोलो। बीच में इनको उठाइए ना, केप लगा दीपांकर जी के पीछे। बैठ के बोलिए, खड़ा कितना होइएगा, बहुत लंबा क्लास है। ऑनलाइन में बताइएगा, हाँ बताइए ना। पल्लवी वेरी गुड, दिव्या जी वेरी गुड, आयुषी वेरी गुड, अमृता जी वेरी गुड। हाँ बताइए। नहीं पता है, चलिए बाकी लोग तो जानते ही होंगे, ऐसा उम्मीद हम करते हैं। स्वाली का युद्ध जो हुआ था वो कहां पे हुआ था? सूरत में होता। कब हुआ था? 1612 में। स्वाली अगर कभी भूल जाइएगा तो कंफ्यूजन इतना मत होइए, सो से सूरत, सो से स्वाली। युद्ध जो हो रहा है किसको हासिल करना है? किसी भी हालत में सूरत को हासिल करना है। और सूरत को हासिल करने में जो सबसे बड़ा तमाशा क्रिएट कर रहा वो कौन कर रहा? पुर्तगाली। यानी स्वाली का युद्ध जब होगा तो किनके बीच होगा? यहां से क्वेश्चन जब निकलेगा, किस बात का रटिएगा? क्यों रट रहे हैं आप? रटने का कहां चीज है? सो से सूरत, सो से स्वाली, और स्वाली के लिए ही युद्ध हो रहा है कि किसी भी हालत में हमें क्या करना? पुर्तगालियों की शक्ति को कम करना है। यही करना है ना। पुर्तगालियों की शक्ति कम क्या? पुर्तगाली का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा इस युद्ध के बाद। जैसे ही ये युद्ध होता है उसके बाद इनका खेल समाप्त हो जाता है। इनके खेल समाप्त होते ही उसके बाद बैठा हुआ राजा कौन है? मुगल बादशाह जहांगीर। अब जहांगीर की नजर में और दिमाग में कौन जाके इमेज बनता है? अंग्रेज बन जाते हैं। उसके बाद पुर्तगाली खत्म हो जाते हैं। उनको लग जाता है ओ माय गॉड, पुर्तगाली से भी कोई पावरफुल अंग्रेज है। उसके बाद अंग्रेज के पीछे दीवानगी पैदा हो जाता है। समय के अकॉर्डिंग बदलता है इंसान, यहां भी वही स्थिति होता। हाँ बोलिए ना। हाँ नहीं, पर्टिकुलर प्लेस इन सूरत। इनका क्वेश्चन ये था कि सर आप जो सूरत बता रहे हैं स्वाली, तो कहीं सूरत का ही तो नाम स्वाली उस टाइम में नहीं था, ये कहना चाह रहे हैं। जबकि ये नहीं है, बल्कि सूरत में एक जगह है जहां पे नाम वहां है स्वाली, वहीं पे युद्ध लड़ा जा रहा है। जैसे वोंडीवॉश का युद्ध कहते हैं ना, याद है 1760 में। तो वोंडीवॉश का युद्ध जो हो रहा है एक जगह पे हो रहा है युद्ध जिसका नाम है वोंडीवॉश। और ये वोंडीवॉश है कहां पे? तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा। वैसे ही यहां पे सूरत की बात हो रहा है। धीरे धीरे स्थिति हिंदी समझ में आती है कि नहीं, है ना? कई बार लगता है ना कुछ बोल देंगे, इनको तो हिंदी आती नहीं है तो पकड़ तो पाएंगे नहीं, है ना? लेकिन पहले बोल दी, हिंदी छोड़ दीजिए, होशो हिसाब से बोलिएगा। भोजपुरी भी हम जानते हैं, अब संभल के बोलिएगा आप। नहीं, ऐसी मजाक। अब देखिए स्थितियां बदल गई। अगर देखिएगा तो अंग्रेज जब से आए हैं और जब तक नहीं जाते हैं सिर्फ महासंग्राम ही करते हैं। अंग्रेज की एक चीज खासियत है कि हर युद्ध के बाद एक संधि करते हैं, ट्रीटी करते हैं हर युद्ध के बाद। और उनकी संधि इतनी खतरनाक होती है कि इंसान जिंदा तो रहता है लेकिन चलने लायक नहीं होता।
हर संदीप आप देख लीजिए, हमें अंग्रेज से यही चीज सीखना। आज भी सुबह हम यही चीज बता रहे थे, अंग्रेज की ये नीतियां अगर आप अपनी लाइफ में बदल दो तो फिर सिलेक्शन कोई बड़ी चीज नहीं है। हम वही गलती बार बार करते हैं, जो पिछले साल, उससे पिछले साल, फिर अगले साल करेंगे। देखिए इस साल भी करेंगे, 30 अप्रैल को फिर गलती करके आएंगे, शकल दिखा के वही गलती करके आएंगे। अगर ये गलती रोका जाए तो आसानी से हमें अंग्रेज की तरह सिलेक्शन भी मिल जाएगा। अब इसी युद्ध को होते होते धीरे धीरे ये क्षेत्र वो क्षेत्र कब्जा करते जाते हैं। इसी बीच 1661 का टाइमिंग आ जाता है देश के अंदर। अब फील कीजिए 1661 का टाइमिंग, इस टाइम में क्या है देश के अंदर? 2022। क्लियर है ना? कंफ्यूजन तो शांत हो गए, कुल गलत बता दिया क्या? 2022 है और हम टाइमिंग अभी जो पढ़ा रहे हैं आपको हिस्ट्री, वो कहां ले जा रहे हैं? 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में ले जाकर आपको छोड़ दिया। 1661 का टाइमिंग है। पुर्तगाली की स्थिति एकदम खराब हो चुकी है। पुर्तगाली में ही क्या करते हैं, इनकी एक राजकुमारी होती है जिसका नाम होता है कैथरीन। कैथरीन की शादी किनसे? चार्ल्स द्वितीय से। क्लियर है? चार्ल्स द्वितीय से इनकी शादी हो जाती है और शादी के रूप में थोड़ा सा इतिहास में प्यार वार जो है बड़ा संजोग से मिलता पढ़ाने के लिए। हर जगह क्रांति ही क्रांति है, आंदोलन ही आंदोलन है। शायद कई कई जगह पे जो है आपको मिल जाएगा प्यार देखने के लिए, बहुत रेयर केस में, लेकिन एक आध प्यार मिल ही जाता है, चाहे आधुनिक हो प्राचीन हो, और उसको हम लपेट ही लेते हैं। यहां भी थोड़ा देर के लिए प्यार हुआ तो चलते हैं प्यार के पास। इसी टाइम में एक शादी होती है जिसमें चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन के बीच में होती है। जैसी ही शादी होती है और दहेज के रूप में, जो आज के टाइम में उस समय गिफ्ट होता था, आज भी जो है दहेज क्या कहा जाता है? गिफ्ट। जब आपकी शादी होगी तो आपके बाबूजी गिफ्ट देंगे सामने वाले गधे को, और सामने वाला गधा जो हाथ ऐसे करके ले ही लेगा, वो शर्माएगा 1 मिनट भी नहीं। गिफ्ट तो गिफ्ट होता। जो नहीं लेगा दहेज वो इंसान होगा। मत देना तुम, बस। क्या? हम तो नहीं लेते हैं, हमको अच्छा ही नहीं लगता, हम तो आदर्श विवाह किए हैं। अब बोलो, जहां हम बोल देते ना हाँ हम लिए हैं, उसके बाद देखिए दिमाग लगाने लगते। विश्वास एक चीज है, ऐसे ही करोगे, मिला है ही नहीं तो कैसे बोलो। अब यहां पे क्या है, शादी के रूप में गिफ्ट मिला और उस गिफ्ट में बंबई इनको मिल गया। अब इस समय जो है अंग्रेजों को बंबई चाहिए नहीं। हाउ कैसे? 1 मिनट थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। एक तो प्रेसिडेंसी यहां पे थी उस टाइम में मद्रास, और इस टाइम में चेन्नई नाम है मद्रास। यहां पे बंगाल और यहां पे बंबई। ये 3 प्रेसिडेंसी थी। अगर कोई तीनों पे कब्जा कर लेता है तो समझो पूरा भारत पे राज कर लेगा। यहां इनका धीरे धीरे कब्जा हो ही रहा था। यहां इनके दिमाग में चढ़ा हुआ है ही था। सूरत में कंपनी खोले हुए है ही थे। दहेज में बंबई मिल ही गया है। अब जब दहेज में बंबई मिला तो ये बंबई जब मिला तो 1668 का टाइमिंग आ गया था। 61 में शादी हुआ था। बंबई में चक्के लगे हुए नहीं थे, अगर चक्का लगा हुआ तो खींच के लेके चला ही जाता। अब जब जाने लगा तो अंग्रेज बोला कि हेलो चार्ल्स, क्यों ले जाओगे इसको, रह तो यहीं जाएगा, तो बेहतर है मुझे दे दो और बदले में जो है 10 पाउंड ले लो। बातें समझिएगा ध्यान से। और उसी लिए उन्होंने क्या किया, बंबई को अंग्रेज के हवाले कर दिया और हर साल जो है 10 पाउंड उसको मिलना शुरू हो गया। बंबई पे कब्जा करते करते उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो रहा वो मद्रास रहा। मद्रास पे भी धीरे धीरे कब्जा होना इनका शुरू हो गया। मद्रास में तो टक्कर देने फ्रांसीसी आ गए थे। तब थोड़ा देर के लिए कमजोर स्थिति पड़ गई थी। उसके बाद इनका टारगेट जो बना वो यहां पे बना। लेकिन यहां भी एक संजोग था जहां से क्वेश्चन आ गया। इसके बीच में बहुत सारे डाटा हैं। यहां भी एक बहुत बड़ा संजोग था। ये 1668 का टाइमिंग कर रहे हैं। उसके बाद धीरे 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 व्यापार वाणिज्य इनका बढ़ते गया और एक टाइमिंग रिटर्न होकर आया 1770। ये जो रहा, जो ये सारी डेट है, ये क्या कर रहा है, पूरे के पूरे पृष्ठभूमि को बदल के रख देगा, पूरी हिस्ट्री को बदल देगा। ये 1717 जो है इसको कहा क्या जाता है, शाही फरमान भी या फिर मेघना काटा भी। क्लियर है? ये शाही फरमान किसके द्वारा दिया जा रहा है, फारूक सियार के द्वारा।
फारूक सियार को एक और नाम से भी जानते, उपनाम उनका भी है, दिया हुआ है, उपाधियां अगर कहें तो मिला हुआ है, पता ही होगा, घृणित कायर, याद होगा, थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिएगा। फारूक सियार क्या करता है, इसको उस टाइम में थोड़ी सी ज्यादा तबीयत अस्वस्थ हो जाती है। जितने भी वैद्य से दिखाया जाता था, जितने भी उस समय तो वैद्य ही होते थे, हफीम ही होते थे, जो भी लोग होते, आज भी अगर गांव से आप लोग होंगे तो आपको पता ही होगा, पेट दर्द होता है तो सारे लोग घर के परिवार डॉक्टर बन जाते हैं, देखें कि नहीं। थोड़ा सा पेट में एक बार दर्द हो जाए, कोई बोलेगा एक काम करो, कुछ नहीं, तुलसी जी का पत्ता पिला दो। दूसरा आएगा बोलेगा कुछ नहीं है, पैर में 2-3 खींच के मारो, पेट का दर्द खत्म हो। तीसरा बोलेगा आंख को बार बार ऊपर नीचा करो, पेट का दर्द समाप्त हो जाएगा। अलग अलग, कई लोग कहते हैं एक काम करो, मस्टर्ड ऑयल 1 गिलास पिला दो, सारी प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगी। अलग अलग तरीके से, अलग अलग, सारे लोग डॉक्टर हैं, उसमें पेशेंट सिर्फ आप ही हो, तो बेहतर अपने रोग को बंद करके रखा करो, बताया मत करो। उस समय में भी वही थी, सारे लोग देखे, सारे लोग बोला कि फारूक सियार अब 4 दिन के बाद आप इस दुनिया से चले जाओगे, कैसा फील होगा जो आप बोल दे कोई हमको आके। डॉक्टर दिखलाने जाए, बोले कि आपको तो अथरी पथरी पेंशन उनसन जो भी है, कैंसर वेंसर सब है, आप ज्यादा दिन नहीं जिएगा, 2 दिन के बाद आप चले जाइएगा। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, जितना खाने पीने का सामान है खा लेते हैं या फिर रो लेते हैं, 2 काम में एक ही काम करेंगे ना। अब बेचारा फारूक सियार कैसा रहा होगा जरा सोचो, राजा है ना, 4 दिन के बाद चला जाएगा, गम में परिवार भी है और गम में खुद भी है। इसी बीच में अंग्रेजों की एक टोली आता है, उसी में एक डॉक्टर होता हॉकिंस, वो आते ही वो देखता है और देखते ही कहता है, हेलो मिस्टर फारूक, क्या हुआ, हुआ क्या, दिख नहीं रहा, तबीयत खराब है। थोड़ा सा प्रेशर से जो भी होता है उस समय करता होगा, कैसे करता होगा मत हमसे पूछिएगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगाया था हाथ में, जो भी देखा बोला ये तो बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं, बस ये एक टेबलेट मुंह में ठूस लो, सब बीमारी खत्म। जैसे ही उसके मुंह में डाला, यकीन मानो 2 दिन के बाद वो पूरी तरीके से चंगा हो गया, सारी बीमारियां दूर हुई। उसके बाद जब जो भी वैद्य आए, बोले ये कैसे हुआ, कुछ नहीं, बस घूम रहे थे, ठीक हो गया, अब आप ठीक हो गए हैं, अब आराम से 70 साल तक भारत को बर्बाद कर सकते हैं। बोला मैं क्यों बर्बाद करूं अकेले, आओ इधर। और बोला क्या, एक काम करो, बंगाल की दीवानी तुम्हारे ऊपर, सूरत की दीवानी तुम्हारे ऊपर, और साथ साथ में बंबई में पेगोडा ढालना शुरू कर दो। यह 3 टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो बंगाल जो कभी सोने का चिड़िया कहलाता था, वो बंगाल जो हिंदुस्तान अगर सोने की चिड़िया है तो उसका दिल जो था वो क्या था, बंगाल था। और उस बंगाल में हर साल करोड़ों की इनकम होती थी, टैक्स होती थी, और उसमें सिर्फ कितना देना है, 3000 रुपया, मतलब औने पौने दाम में बेच दिया। दूसरी तरफ में सूरत 10,000 में उसकी दीवानी दे दी, 10,000 दो, साल भर जैसे लूट सकते हो लूटो। अगर ऐसा मिल जाए ऑफर, कितना अच्छा लगे। एक बार 100 रुपया का जीएसटी भरो और जैसे हो धुन के कमाई करो, भारत सरकार बोल दे तो इससे बड़ी हम कभी सोचेंगे कि ये जो है सरकार बीजेपी की बदल जाए। हम तो हमेशा गीत गाएंगे, भगवान करे आजीवन जब तक मैं जिंदा हूं रहो, 100 रुपया दो जीएसटी में, उसके बाद दम लगा के करो व्यापार वाणी। ऐसा ही शायद उस समय भी सिचुएशन रहा होगा। और देखते ही देखते पेगोडा का मतलब होता है सिक्का ढालना। अब जो है यहां के बाद जो सिक्का चलेगा इंडिया में, वो किसका चलेगा, कॉइन, अंग्रेजों का चलेगा। और ऐसे भी कहा जाता है जब आप खूब ऊपर चले जाइएगा, जब आपके पास में पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिल जाएगी, तो लोग कहेंगे अभी तो इसका टाइमिंग आ गया है, अभी तो इसके सिक्के मार्केट में दौड़ रहे हैं, अभी तो बस इसी का नाम हर जगह चर्चा में। अभी कुछ दिन पहले शुभम टॉप किया था यूपीएससी, जब खोलिए आपको बस उसी का दिखेगा आपको हर जगह। इसका मतलब क्या है, टाइमिंग सिर्फ उसी का आया हुआ, बाकी किसी का आने वाला नहीं। अभी जो टाइमिंग किसका आ गया, अंग्रेज का आ गया। और समझिए एक वो दिन था और एक 1947 था, उसके बीच में पूरा का पूरा इंडिया गुलाम हो गया। जैसे ही ये कहानी होती है यहां जाने बाद 1717 के बाद, उसके बाद पूरी दीवानी ले लिया। एक चीज इन्होंने समझा कि भारतीयों के अंदर एकता नहीं है, राष्ट्रीयता से किसी को कोई मतलब नहीं है, सबको खुद से मतलब है। तो बेहतर है ना कि हम इन लोगों से मतलब रख लें। और इनकी जो कमजोर पार्ट था उसी पे प्रहार किया गया, फूट डालो, शासन करो। समय धीरे धीरे बदलते हुए जा रहा था और इसी बीच इन्होंने आगे चल के पलासी का युद्ध शुरू किया।
लेकिन इससे पहले हम चलेंगे कहां पे? फ्रांसीसी। फ्रांस को कैसे छोड़ देंगे, क्योंकि यूरोपीय कंपनियां हैं, बाकी सब तो इसके बाद चलेगा। फ्रांस 64 साल के बाद फिर से इंडिया में आता। 64 साल का मतलब समझ में आया? अंग्रेज के 64 साल के बाद 1600 में ये आया और 1664 में फ्रांसीसी कंपनियां इंडिया आई। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये वॉर जो हो रहा है ये किस लिए हो रहा है? यहां पे संधि जो हो रही है ये किस लिए हो रही है? और ये तीनों वॉर जो है भारत को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, इसको बताना है। और इसमें इसी के बीच में एक निर्णायक युद्ध भी होने वाला है, जो जब तक इस तीनों को नहीं समझिएगा आप निर्णायक युद्ध कभी नहीं समझिएगा। आपको कहा जाता है ना, कभी कंफ्यूजन होता है ना कि पलासी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, कई बार बुक में भी आप पढ़े होंगे। अब अगर मैं पूछूं कि पलासी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था या फिर बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, दोनों कंफ्यूजन आप क्रिएट कर लीजिए, जबकि सही बात है दोनों निर्णायक युद्ध था। लेकिन यह तब पता चलेगा जब आप कर्नाटक के वॉर को समझिएगा, ऐसे संभव नहीं है समझ पाइएगा। जब कर्नाटक का वॉर हो रहा है तो यहां पे एक नजर डालिए। कर्नाटक आपको पता ही है कहां पे है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कई लोग तो सोच रहे हैं कि झूठ थोड़ी बोल रहे होंगे, टीचर हैं तो सही ही बोल रहे हैं। कई लोग तो कर रहे हैं मध्य प्रदेश में कर्नाटक है, तो ऐसे कैसे कर देते हैं? ऐसे समझ गए ना कि जो ऐसे किया किनको बोल रहे हैं? ऐसे मत कीजिए, मैं झूठ बोल रहा हूं, आप इसको सही कीजिए। गप नहीं कीजिए, गप कीजिएगा फिर बेकार हो जाएगा सारा डाटा। अगर डेट पूछ दिया तो अभी मैं बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा। बीच में है, सबसे लास्ट में बीच में। हमको पढ़िए ना, किताब मत कीजिए इससे। आइए यहां मेरे पास। जो नए नए होंगे, जो पहली बार क्लास कर रहे होंगे, उनको कितना स्ट्रेस फील हो रहा होगा इस क्लास में। कुछ नहीं कर नहीं देते हैं हमको। थोड़ा देर कीजिए ना, दूसरा वाला फिर टीचर आएंगे ना तो उसमें कर सकते हैं। मोबाइल भी देखिएगा ना, उन्हें बोलेंगे कुछ। हमको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे ध्यान फिर उधर चल जाता। लगता है पैसा दिए हैं ना हमको, आपका पैसा सही जगह जाना चाहिए और उससे आपको सही ज्ञान मिलना चाहिए, है ना? आइए, कर्नाटक प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध। इसमें एग्जामिनेशन में कोई भी डाटा दे देगा, आपका गलत हो जाएगा। एकदम हमसे लिखवा लीजिए, जब तक इसको दिमाग में अच्छे तरीके से ना रख लीजिए। जैसे पूछा जाएगा कर्नाटक का प्रथम युद्ध, बीच वाले ही बोलेंगे जिनको मैं बोल रहा था, सबसे बीच में। हाँ बताइए। क्वेश्चन पूछने से कोई दिक्कत तो आप लोग को नहीं ना है? अगर दिक्कत होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, सुजी सर क्वेश्चन पूछेगा, अगले दिन से नहीं आएंगे। लेकिन तब भी क्वेश्चन पूछेंगे हम, सुन लीजिए। आप बताइएगा, क्या बोले? हाँ वेरी गुड, 1767 पढ़े हैं कभी कि पहली बार बोल दिए? पढ़े हैं ना, गुड। लास्ट में ऐसे पेन रखे हुए हैं। हाँ बैठ के, आराम से बैठ के, कोई उठिए नहीं। 45 है, वेरी गुड। आइए। लेट आज कर दिया आने में, इतिहास का था इसलिए क्या? दिन भर आज इतिहास चलेगा। पृथ्वीराज जी 46 से 48 3 साल होता है। पूनम तुम ही बताओ। अच्छा दोनों, अच्छा हाँ हाँ मैं समझ गया। 1746 से आज के बाद कभी नहीं भूलिएगा। कैसे? अभी 2 सेकंड में रुक जाइए, बस एक बार डेट यहां लिख दूं, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। सवाल ना उठता है कि आप लोग को कोई गलत करके दिखा दे। 46 से 48, द्वितीय युद्ध 1700, सब में 17 है। क्लियर है? यहां पे जो है 55 जो है ये क्या है? रेस्ट है। क्लियर है? और फिर
56 से 63। आपको लगता है कई बार आप रट लेते हैं लेकिन फिर भी याद नहीं आपको होता ये डाटा। अब 1700 तो क्लियर है ना कि 1700 में कोई डाउट है? 1700 तो क्लियर, कोई 1900 में 1800 में तो नहीं भटकिएगा, ये तो क्लियर है ना। ये 1700 का टाइमिंग चल रहा है क्योंकि कर्नाटक का वॉर चल रहा है और इस टाइम में फ्रांसीसी अंग्रेज चल रहा है और लास्ट जो फ्रांसीसी चलेगा वो बक्सर का युद्ध तक चलेगा। इतना तो इसके अंदर रहेगा ही रखा हुआ, और बक्सर का युद्ध तो हर के जुबान पे रहेगा 1764। तो फिर 1800 1900 तो देना ही बेवकूफी है। ये तो क्लियर हो गया, ये कंफर्म हो गया कि 1700 चलेगा। क्लियर है? 1600 चलेगा नहीं क्योंकि 1664 में अगर बाई चांस आपके दिमाग में 1600 आ जाता है तो दिमाग फट से क्लिक करेगा कि 1600 अगर 46 है तो इसका सीधा सा मतलब है कि 1664 में तो आ ही रहे हैं फ्रांसीसी, तो फिर लड़ कैसे रहे 46 से? यानी यहां भी गलत है। तो दिमाग को आगे पीछे ले जा सकते हैं, ऑप्शन उसको हटा सकते हैं, ब्रेक करके सही ऑप्शन को ला सकते हैं। तो 46 से 48 हमारा देश आजाद कब हुआ था? क्योंकि ये तो क्लियर हो गया लेकिन ये वाला क्लियर होने में दिक्कत होगा आपको। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ है, ये तो क्लियर है ना। यानी कि 47 है तो एक साल पीछे करके इसको 46 में कन्वर्ट कर देंगे। हमारा देश जो है वो ओड नंबर में आजाद हुआ है। ओड नंबर का मतलब विषम नंबर में, और हमें यहां पे सम नंबर ले जाना है तो उसके एक नंबर को ऐड करेंगे तो ये फिर सम बन जाएगा, 46 हो जाएगा। सॉरी, एक नंबर माइनस कर देंगे, ऐड नहीं माइनस करेंगे तो 46 हो जाएगा। 46 से 48 यानी कि 2 साल कर्नाटक का प्रथम युद्ध। 48 के बाद फिर से अगले साल ही, क्योंकि 48 तक अगर क्लियर हो गया तो फिर से 49 में, 49 से लेके कहां तक? 54 तक। 54 आपको याद नहीं रहेगा लेकिन याद रखिएगा 55 जो होता रेस्ट होता। जहां जहां 55 रहेगा वो क्या रहेगा? ऐसे करते तो क्या होता? आपको बोलते हैं ना शांत, जब आप चिल्लाने लगते हैं तो क्या होता है? और दोनों क्या है 5-5 में, ये दोनों दिन शांत हो जाता है युद्ध। और अगर ये भूल गए सुजीत सर, ये भूल गए तो ऐसे भी 56 से 63 याद ही रख लीजिएगा क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। 56 से 63, 55 अगर याद रहेगा तो 56 तो ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके दिमाग में। 56 से 7 साल जोड़ दीजिएगा तो ये 63 पहुंचेगा आपका। यही डेट है, इसी को याद करने में हालत खराब होती है आपकी। सप्तवर्षीय अभी बताएंगे, बस एक बार ये तो पहले डेट क्लियर हो जाए। यहां तक कोई दिक्कत? अब दूसरा, सब लोग अपने आंख को जो है एकदम 90 डिग्री पे रखिएगा। कोई 45 120 पे घुमाएगा आंख तो हम फिर आपके आंख में चले जाएंगे, ध्यान रखिएगा। बैठता यहां है, कभी उधर देखेगा कभी उधर देखा, अरे हमको देखो ना, हम कम है अच्छे। आइए अब एक चीज देखिए यहां पे, जब आप सुजीत सर बोले कि आंखें जब घुमाने की बात आप हमारे से चर्चा कर दिए तो आजकल ब्यूटी वाला होता है सेल्फी, देखें सबके मोबाइल में होगा आजकल। सेल्फी कैसे होता है? एक हाथ ऐसे किया जाता है, यहां खपच्ची लगी रहती है, ऐसे करके इसमें हाथ में क्यों रहता है, और कैसे करते हैं देखें क्लिक करते हुए, या फिर एक आंख खोलेगा एक एक बंद, लगता कि लाइफ टाइम के लिए बंद ही आंख है। फोटो उसके बाद आपके ऊपर चिपका देगा और कहेगा कसम है आपको आपकी मम्मी जी की, लाइक मार दो। ये भी कहता है कसम है आपकी मम्मी जी की, हम जो है पान का पत्ता डाल देते हैं, रख लो। बस यही गेम होता है ना, रियलिटी तो यही है ना। यहां भी आइए ऐप, और इसके लिए क्या करना होगा, जब फोटो खींचा जाता उतना क्लियरिटी नहीं आता, ऐप में डाल देने से क्या होता है, थोड़ा सा उसमें सींग लगा देते हैं, पुच्छी मूंछ छूछ लगा देते हैं, देखे ना। तो ऐप, ये कोई मजाक आपसे साथ नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये बस समझाने के लिए। ऐप, ऐसे पहला में एला सापेल की संधि याद रख लीजिएगा, बस एक बार नाम समझ लीजिए। पी से पांडिचेरी की संधि, और फिर पी से पेरिस की संधि। यही संधि पूछता है बार बार एग्जाम में और हम बार बार गलत करके चले आते हैं। एक अगर याद रखिएगा तो पहला जो कर्नाटक का वार हुआ है उसमें संधि जो हुई है एला सापेल की, द्वितीय कर्नाटक वार हुआ है उसमें पांडिचेरी की। किसी के दिमाग में आएगा सर पी से पांडिचेरी बताने, पी से पेरिस नहीं हो सकता क्या? दिमाग नहीं घसक सकता क्या?
हाँ, क्यों नहीं खसक सकता? जरूर खसक सकता। लेकिन आपको हमने बोला सप्तवर्षीय युद्ध, और सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ है वो इंडिया में नहीं हुआ है, बल्कि वो अमेरिका में हो रहा। और अमेरिका में किसके किसके बीच हो रहा? तो ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच हो रहा। अमेरिका, यूरोप की ही अमेरिका में हो रहा। आज ही तो पढ़ा रहे थे वर्ल्ड हिस्ट्री में, सप्तवर्षीय युद्ध अमेरिका में हो रहा। अमेरिका में छाए हुए हैं ना ये क्या कहते हैं, क्या संधि हो रहा है, वो संधि करवा रहा ना, वहां से संधि रखा जा रहा है ताकि हम किस संधि के तहत अब अमेरिका से आपको खदेड़ के बाहर निकाल दें। ठीक है ना? तो यह विश्व इतिहास की बात है, इसलिए ज्यादा अंदर तक नहीं जाए, बस ध्यान रखना ये। तो एक कोई याद रखिएगा, पहला पांडिचेरी इंडिया, उसके बाद पेरिस, इसी को रटते हैं। अब किसके किसके बीच हुआ है? तो तीनों में एक चीज कॉमन है, ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में हुआ है। इसके बीच में एक चीज आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसके विरुद्ध में 1760 का एक टाइमिंग आता है, वेंडी वॉर्स का युद्ध। अभी तक जो फर्स्ट और सेकेंड है, ध्यान रखिएगा, इन दोनों में फ्रांसीसी की तरफ से कौन लड़ रहा? किसी ने सही बताया? हां, डुप्ले लड़ रहा है। और डुप्ले क्या है? उसके दिमाग का जोड़ा धरती पे किसी का नहीं है उस टाइम में, इंडिया की बात कर रहा हूं। अंग्रेज भी परेशान थे। जब ये पौंडीचेरी की संधि हो रही थी, उसमें क्या था? 2 स्टेट था, दोनों स्टेट पे अपने राजा बनाना था, एक हैदराबाद और दूसरा कर्नाटक। दोनों में अपने राजा उतारना है, अंग्रेज के अपने और फ्रांसीसी के अपने। लेकिन अंग्रेज को पता था कि हम फ्रांसीसी से जीत नहीं सकते। समय यूं ही बदलता चला जाता है, 1760 का टाइमिंग आता है, बोंडीवॉश का युद्ध होता है। जैसे ही बोंडीवॉश का युद्ध होता है, इसमें कौन हार जाते हैं? लाली हार जाता है, और जीतता कौन है? आयरकुट। 1760 में बोंडीवॉश युद्ध हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है। जीत कौन रहा है? अंग्रेज जीत रहे हैं, आयरकुट जीत रहे हैं। और हार कौन रहा है? फ्रांसीसी। कौन हारा? लाली। आयरकुट और लाली, ये दोनों में कंफ्यूजन रहता है, इसको भी आप क्लियर कर लीजिए। लाली का मतलब क्या हुआ? लाल कब होगा आपका गाल? जब तक 2-3 खींच के ना मार दूं। अगर मार दूं तो कैसा हो जाएगा? कलर कन्वर्ट हो ही जाएगा। कितने भी काले रहिएगा फिर भी लाल हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, लाल होना ही होना है। होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, कूटेगा कौन? आयरकुट। आयरकुट है कहां का? अंग्रेज है, यानी वही जीतेगा। और हार कौन जाएगा? फ्रांसीसी। और तृतीय जैसे वॉर समाप्त होता है, उसके बाद क्लियर हो जाता है कि फ्रांसीसी अब पेरिस के संधि के तहत एक तो पहले वहां पे हारते हैं अमेरिका में, और दूसरा इंडिया में हारते हैं। अब जैसे कहा जाता है कि आप जरूरत से ज्यादा सेना नहीं रख सकते इंडिया में, व्यापार वाणिज्य वही कीजिएगा जो मैं कहूंगा। आपको यहां पे रह के राजनीति करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद ही खड़ा हूं। इसके बीच में एक घटना और आती है, और वो जो घटना होती है सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बीच की घटना चल रही है 1757। 1757। और ये चीज आपको कहां पे दिखेगा? 1757। अगर एक तरफ देखा जाए तो कर्नाटक में क्या हो रहा? थर्ड बार हो रहा। ध्यान से सुनिएगा, हो गया बस 1 मिनट और, तुरंत 1 मिनट में आ जाओ। 1700, इधर देखिए मुझे, 1757 में अगर देखा जाए तो कर्नाटक में थर्ड बार हो रहा है, और बंगाल में क्या हो रहा है? पलासी का युद्ध हो रहा है। 2 घटनाएं एक साथ चल रही है, अगर जोड़िए तो समझ में आ जाएगा, और रटना ही नहीं होगा। और बंगाल में नवाब कौन बना हुआ है? सिराजुद्दौला। ध्यान रखिएगा, आप लोग जो नए बच्चे, पुराने वाले तो पता है, शिशु याद है? शिशु, आपके घर में कोई बच्चा है, पैदा होता है ना, देखे हैं ना? तो जो पैदा होता है तो उसको पहले हंसी नहीं, एक बार समझ लीजिए फिर हंस लीजिएगा दिल खोल के। तो उसको क्या कहते हैं? शिशु। शिशु पैदा हुआ। सी मतलब सिराजुद्दौला, और सु मतलब सुजाउद्दौला। यह हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सी मतलब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला पहला का मतलब क्या है? बंगाल का नवाब। और सुजाउद्दौला का मतलब कहां है? अवध का नवाब। इसी तरीके से 2 कैरेक्टर और आता है, एक मीर जाफर और एक मीर कासिम। दोनों को ध्यान रखिएगा। मीर जाफर का मतलब होता है
ससुर। एक मिनट सुन लीजिए उसके बाद। और मीर कासिम का मतलब होता है दामाद। दोनों नाम इक्वल ही लग रहा है। जिसको मैंने मीर जाफर बोला, थोड़ा सा हंस लीजिए, क्या पता कितना देर तक रहिएगा स्ट्रेस में। मीर जाफर, ससुर हमेशा बकलोल होता है, इसीलिए कहा जाता ससुर के नाती, दिमागे से पैदल। हंसिए नहीं, हमारी भी बहन है, हमारे बाबूजी किसी और के ससुर हैं, तो ध्यान रखिएगा, हंसना बंद हो जाइए। सब लोग हंस इसलिए रहा ना, उसको बोले हैं सर, हमको नहीं बोले हैं, हमारे भी घर में बहन है, तो हो गए ना हमारे बाबूजी ससुर। ससुर हमेशा दिमाग से पैदा, कुछ देना ही नहीं चाहता। एग्जाम्पल हमारी ससुर ले लीजिए, मांगते रह जाते हैं, हाथ पैर दिए ना भगवान, ऐसे ही बोलते हैं, हाथ पैर दिए तो हाथ दिए, कमा लीजिए, मांगना छोड़ दिए, क्योंकि क्या है, दिमाग से पैदल है। और अगर सरकारी स्कूल के मास्टर है तो तुम नंबर 1 का कंजर, उससे तो मांगना ही पाप करने के बराबर है। हमारे भी सरकारी स्कूल के निकल गए हेडमास्टर, देते नहीं, पैसा कमाते घर में रखते हैं, लेकिन ससुर दामाद को कुछ नहीं देते हैं, इसलिए हम उनको क्या कर रहे हैं, बकलोल। हम बोलते नहीं है, आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा मत जाके कोई बता देगा मैडम बकलोल बोले हैं सर, संभाल लीजिएगा। अब यहां पे क्या है, इनको बकलोल, बकलोल करने का मतलब बस आपको याद दिलाने के लिए, जो जफर सुपारी खाएगा वो क्या होगा, बकलोल होगा। मीर जाफर बकलोल है, क्लियर हुआ। और इसका दामाद दूसरा, मीर जाफर के बाद दूसरा कैरेक्टर होगा मीर कासिम। ये क्या समझदार है। जिस समय बंगाल का युद्ध हो रहा है, जो क्या कर सकते हैं, पलासी का युद्ध कर रहे हैं, पलासी के युद्ध में कौन बना हुआ है, किसके किसके बीच हो रहा है, अंग्रेज और सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला मत बोलिएगा। और ये धोखा देने वाला कैरेक्टर कौन होगा, आए मीर जाफर बकलोल। अब याद रह जाएगा, अब कभी भूलिएगा नहीं ना। तो ये इनके बीच में 1757 का युद्ध, जब 1757 का युद्ध हो रहा, पलासी का युद्ध हो रहा, तो बोला जाता है एक निर्णायक युद्ध है। हाँ, एक निर्णायक युद्ध है, क्योंकि अब तक अंग्रेज जो है व्यापार वाणिज्य के उद्देश्य से इंडिया में आए हुए थे, व्यापार वाणिज्य ही कर रहे थे। ये पहली बार है जब वो राजनीतिक स्तर पर क्या कर रहे हैं, हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पे राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये निर्णायक युद्ध उस तरीके से नहीं है। क्यों? क्योंकि 1757 में पलासी का युद्ध अगर हो रहा है तो एक इसका दुश्मन जो है, यहां देखिए ना प्रवीण जी, बस चौरसिया जी को नहीं देखे हैं, एक दूसरा जो है वो कहां पे, कर्नाटक में वॉर हो रहा है। और इस समय, जिस समय ये वॉर हो रहा है, उस समय फ्रांसीसी भी ताकतवर है, फ्रांसीसी भी टक्कर देंगे। अब इसके दुश्मन समाप्त नहीं हुए, ये निर्णायक युद्ध नहीं है जब तक ये हार ना जाए। क्या बैठ जाइए यहां पे, थोड़ा सा खित्तीन है ना, बैठिए यहां पे कोने पे। अरे सब तो भाई बहन ही है, क्या सोचना है, बैठ जाइएगा। तो नहा के आए हैं ना, बैठिए जहां भी बैठ जाइए, वहीं पे बैठा दो मौसम। आइए, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अब दिमाग में गया ना, क्यों निर्णायक नहीं है, क्योंकि अभी दुश्मन खड़े हैं। लेकिन जैसे यहां पे ये समाप्त हो जाएगा 63 में युद्ध, एक युद्ध फिर से होगा 1764 में। और वो जो युद्ध होगा वो क्या होगा, बक्सर का युद्ध होगा। जब बक्सर का युद्ध होगा, और ऐसे भी कहा जाता है इतिहास में कि पलासी का युद्ध जो था एक धोखे का युद्ध था, और सच में धोखा हुआ था। अभी भारतीय बिलीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही 1764 का युद्ध, बक्सर का युद्ध होगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगा, पूरे इंडियन के दिमाग में चला जाएगा कि वाकई में हमसे पावरफुल कौन है, अंग्रेज हैं। और ये सबसे बड़ा निर्णायक युद्ध में से एक होगा। और फिर 1765 में जैसे इलाहाबाद की संधि होगी, उसके बाद पूरी तरीके से कमर कस दिया जाएगा। और वहां के बाद जो हिंदुस्तानियों के पैरों में बेड़ियां बांधी जाएगी, 1947 में जाके खुलेगी। ये पूरी की पूरी कहानी है। पूछो कहां से क्वेश्चन पूछना चाहते हो। अगर इस तरीके से समझा जाए तो फिर इतिहास कहां है ज्यादा हार्ड। क्लियर है? आ रहे हैं नेक्स्ट।